हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य ज्ञान धारा चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज हम करते हैं रीतिकाल। अगर आप आदिकाल और भक्तिकाल की वीडियो के अंतर्गत सारे परिचय और सामान्य परिचय और सारे कवि देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट के अंतर्गत सारी वीडियो बनाई हुई है और आप उनके अंतर्गत जा करके भक्तिकाल और आदिकाल को अपना रिवाइज कर सकते हैं। आज हम करते हैं रीतिकाल, और रीतिकाल के अंतर्गत हम जानेंगे कि इसके महत्वपूर्ण कवि कौन से हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है वो हमने इस वीडियो के अंतर्गत शामिल किए हैं। तो हम देखते हैं इसके अंतर्गत कि रीतिकाल का आरंभ है सबसे पहले किसने किया था। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का नाम रीतिकाल रखा था। ये बहुत बार पूछा जाता है कि इस रीतिकाल का नामकरण किसने किया था। अन्य नाम बहुत सारे इनके पीछे बहुत सारे कवियों ने लिए हैं, लेकिन सबसे पहले रीतिकाल है वो आचार्य शुक्ल ने ही किया है। शुक्ल ने रीतिकाल का समय 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी मानना है। क्या मानना है? 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक मानना है। आगे है रीतिकाल की भाषा। रीतिकाल की भाषा के अंतर्गत अगर सबसे पहले बात की जाए तो मुख्यतः भाषा है वो ब्रज भाषा है। और रस की अगर बात की जाए रीतिकाल के अंतर्गत श्रृंगार और वीर रस प्रधान रस है। रीतिकाल के अंतर्गत श्रृंगार और वीर रस ही ज़्यादा प्रधानता है। प्रधानता श्रृंगार रस की ही रही, इसलिए विश्वनाथ ने इसे श्रृंगार काल भी कहा है। श्रृंगारता रस के कारण ही विश्वनाथ ने इसे क्या कहा है? श्रृंगार काल कहा है। रीतिकाल में नायिका भेद और श्रृंगार रस का भरपूर विवेचन है। नायिका भेद पूछे जाते हैं इसके अंतर्गत रीतिकाल के अंतर्गत नायिका भेद किसने किसने लिखे हुए हैं। श्रृंगार रस का भी किसके अंदर कौन सी रचना के अंदर भरपूर विवेचन हुआ है, ये भी पूछा जाता है। रीतिकाल में ब्रज भाषा के अतिरिक्त अरबी फारसी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ कि किसी भी काल के अंतर्गत एक भाषा प्रधानता जरूर रहती है, लेकिन उसके सहयोग में और भाषाओं का भी मिश्रण रहता है। तो इसके अंतर्गत ब्रज भाषा के साथ साथ में अरबी फारसी जैसे इस्तेमाल शब्दों का भी इस्तेमाल अनेक कवियों ने किया है। दोहा, सवैया और कवित छंद अगर पूछे जाएं तो दोहा, सवैया और कवित है वो इस काल के प्रधान छंद हैं। आगे है रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा थी। क्या थी? रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा थी। और आगे लिखा है कि रीतिकाल में मुक्तक काव्य ज़्यादा लिखे। अगर मुक्तक काव्य सबसे ज़्यादा किसमें कौन से काल के अंतर्गत लिखे गए तो रीतिकाल के अंतर्गत मुक्तक काव्य लिखे गए थे। आचार्य शुक्ल ने कहा भी है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वंशथली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी काव्य के अंतर्गत ये शुक्ल ने ये वचन कहे हैं कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वंशथली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल को 3 प्रकरणों में विभाजित किया हुआ है। एक बार पहले क्वेश्चन बना हुआ है कि रीतिकाल को कितने प्रकरणों में विभाजित किया है और कौन से इसके अंतर्गत प्रकरण बांटे हुए हैं। तो इसके अंतर्गत आचार्य शुक्ल ने 3 भागों में इसको बांटा है कि सामान्य परिचय है पहला प्रकरण, रीति ग्रंथकार कवि और रीतिकाल के अन्य कवि। अभी परीक्षा के पैटर्न को देखते हुए ये चीज़ें हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत कौन से प्रकरणों में किसको शामिल किया है। पहला है सामान्य परिचय, दूसरा है रीतिग्रंथकार कवि और रीतिकाल के अन्य कवि। प्रकरण 1 के अंतर्गत देखते हैं कि कौन से इसके अंतर्गत कवि आते हैं और क्या आता है। इसमें देखते हैं कि प्रकरण 1 में आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल की परंपरा और वातावरण के बारे में बताया है कि रीतिकाल की परंपरा के अंतर्गत कौन से कवि पहले आते हैं और कौन से कवि बाद में आते हैं। इसके अंतर्गत उनके महत्वपूर्ण कथन हैं। काव्य रीति सम्यक समावेश सबसे पहले आचार्य केशव ने किया। इन्होंने सबसे पहले रीति काव्य के अंतर्गत सबसे पहले देखा तो केशव ने इसका उद्घाटन किया था। लेकिन रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा ग्रंथों के हिसाब से अगर देखा जाए तो चिंतामणि त्रिपाठी से ही बताते हैं। तो रीतिकाल का आरंभ है वो चिंतामणि त्रिपाठी से ही रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। आगे है, बस ये पता होना चाहिए कि हमारे सामान्य परिचय के प्रकरण 1 के अंतर्गत आचार्य शुक्ल ने सबसे पहले क्या जिक्र किया है। तो ये क्या है कि रीतिकाल की परंपरा के बारे में बताया है और उसका एनवायरनमेंट कैसा था वो बताया है। आगे देखते हैं प्रकरण 2 है। इसके अंतर्गत प्रकरण 2 में है कि प्रकरण 2 के अंतर्गत रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के मुख्य कवियों का वर्णन किया है। जैसे कि सिद्ध कवि है, बद्ध कवि है, तो इसके अंतर्गत क्या है ज़्यादातर सिद्ध और बद्ध कवि है, रीतिबद्ध कवि है वो ज़्यादातर शामिल किए हैं। जैसे चिंतामणि है, बेनी है, जसवंत सिंह है, बिहारी है, मोतीराम भूषण है जैसे मुख्य कवियों को इसमें शामिल किया है। ये भी पूछा जाता है कि प्रकरण 2 में कौन से कवियों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शामिल किया है। आगे है प्रकरण 3 है। प्रकरण 3 के अंतर्गत उन्होंने अनेक
कवियों का वर्णन किया जिसके अंदर घनानंद आलम जैसे रीतिमुक्त कवि है, घनानंद आलम है, द्विजदेव है, रीतिमुक्त कवि हैं, वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। रीतिमुक्त कवि और रीतिकाल के अन्य कवि हैं जैसे नीतिकार, कृष्ण काव्य, राम काव्य, और जो नीति काव्य के अंतर्गत जितने भी वृंद कवि सतसई हैं, वृंद कवि हैं, और कृष्ण काव्य के अंतर्गत हैं बहुत सारे कवि हैं। तो अन्य जितने भी कवि आएंगे वो सारे प्रकरण 3 के अंतर्गत आएंगे। आगे हैं आचार्य रीतिकाल में आचार्यत्व, जैसा कि हमें एक बार पहले क्वेश्चन भी पूछा गया है। और आचार्यत्व के अंतर्गत कौन से 3 भाग किए हुए हैं भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत है पहला है उद्भावक। उद्भावक वो होते हैं जिन्होंने मौलिक सिद्धांत का आविष्कार किया, जो कि सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उद्भावक आचार्य कहते हैं। दूसरे हैं व्याख्याता आचार्य, जिन्होंने काव्य के अंगों की अच्छी तरह विवेचना की, जो कि लेक्चरर टाइप में होते हैं, जो कि व्याख्याता होते हैं, व्याख्यान देके कॉलेजों के अंदर व्याख्यान देते हैं, वो होते हैं व्याख्याता आचार्य के श्रेणी में आते हैं। कवि शिक्षक है इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, वे सभी व्याख्याता और कवि शिक्षक आते हैं, जो कि मूलतः कवि होते हैं। इसके अंतर्गत अगर सरल भाषा में देखा जाए तो उद्भावक वो होंगे जो कि रिसर्चर होते हैं। कौन से होंगे, रिसर्च होंगे, जो कि एक नियम बनाते हैं, सिद्धांत बनाते हैं, जो कि हमेशा चलते रहते हैं, सार्वभौमिक तथ्य होता है। लेकिन व्याख्याता के अंतर्गत क्या आएंगे, जो कि मौलिक सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं। सिद्धांत तो बन गए लेकिन उनकी व्याख्या करते हैं, तो वो कौन से हो जाएंगे, व्याख्याता आचार्य हो जाएंगे। लोग लेक्चरर होते हैं जो कि व्याख्यान देकर कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो वो व्याख्याता आचार्य हो जाए। लेकिन कवि शिक्षक वो होते हैं जो कि काव्य के अंगों की तरह और सभी व्याख्यान की तरह उनकी अच्छी तरह व्याख्यान करे, वो ही मूलतः कवि होते हैं। आगे हैं एग्जाम पैटर्न के अनुसार आचार्य कौन कौन से और कवि शिक्षक कौन थे। कई बार ये पूछा जाता है कि आचार्य कवि कौन कौन से हैं, जैसे केशवदास आचार्य हैं और बिहारी काव्य हैं, बिहारी हैं, तो ये सारे कौन से हैं, आचार्य के अंतर्गत आएंगे। और शिक्षक कौन से हैं वो भी अंतर्गत आएंगे। आगे इन्होंने वर्गीकरण किया है। रीतिकाल का वर्गीकरण है वो 3 भागों में किया जाता है मुख्यतः, तो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य 3 भागों में किया गया है मुख्यतः। लेकिन रीति इतर काव्य के अंतर्गत ये 3 आ जाते हैं, वीर काव्य, भक्ति नीति काव्य, और एक आता है भक्ति काव्य। कौन सा है, भक्ति काव्य। रीतिबद्ध के अंदर और रीति सिद्ध के अंदर, रीति मुक्त के अंदर, इनके अंतर्गत हमने आगे कौन से कवि आते हैं वो जिक्र किया हुआ। लेकिन रीति इतर के अंतर्गत वीर काव्य, नीति काव्य और भक्ति काव्य है कवि है वो शामिल किए जाएंगे। रीतिबद्ध काव्य के अंतर्गत है वो हमने मुख्य कवि शामिल किए हैं, केशवदास है, चिंतामणि है, मतीराम है, भूषण है, कुलपति मिश्र हैं, जसवंत सिंह हैं, देव हैं, तोष निधि है, भिखारी दास है, रसलीन है, ग्वाल कवि है, और पद्माकर है, सोमनाथ है, लाल कवि हैं, और प्रताप शाही हैं, बेनी प्रवीण है, राम साई हैं, सूरती मिश्र हैं। आगे रीति सिद्ध आ जाएंगे, जिसमें महत्वपूर्ण कवि हैं वो है बिहारी। उसके बाद में आगे और कवि आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कवि रीति सिद्ध के अंतर्गत माने जाते हैं तो वो है बिहारी, और सेनापति, बेनी, कृष्ण कवि, रसनिधि, ये आते हैं ऋषि सिद्ध कवि के अंतर्गत। रीतिमुक्त काव्य के अंतर्गत आते हैं आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव। ये द्विजदेव है दोस्तों, सॉरी, द्विजदेव, जिनका जन्म है वो 1822 ईस्वी के अंतर्गत आता है। आगे है रीति इत्र काव्य। रीति इत्र काव्य के अंदर मैंने पहले ही बताया है कि इसके अंतर्गत वीर काव्य, भक्ति काव्य और नीति काव्य के कवि आएंगे, जिन्होंने कृष्ण काव्य और राम काव्य की रचना भी इस काल के अंतर्गत की थी। इसके अंतर्गत आएंगे कि गिरधर काव्य हैं, बेताल कवि हैं, वृंद कवि हैं, वृंद कवि और गिरधर कवि है दोनों नीति काव्य के हैं, लाल कवि हैं, बंकीदास हैं और सहजोबाई हैं, ये सारे इतर कवि हैं। और भी बहुत ज़्यादा, लेकिन जो कि पेपर के में जो रिपीट हुए हैं और जो महत्वपूर्ण हैं वो ही हमने शामिल किए हैं। आगे हैं केशवदास हैं, जिनके क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं, तो इसके मैंने थोड़ा सा इसके बारे में शामिल कर लिया इसकी वीडियो के अंतर्गत। आप पढ़ेंगे कि केशवदास आचार्य शुक्ल का मानना है, केशवदास के बारे में आचार्य शुक्ल का मानना है कि वे काव्य में अलंकारों का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कार कवि थे, जो कि आचार्य अलंकारवादी आचार्य हैं।
क्या है दोस्तों कि इसके बारे में पूछा जाता है कि अलंकारवादी काव्य कौन से हैं और रसवादी आचार्य कौन से हैं। तो ये मुख्यतः अलंकारवादी आचार्य हैं केशवदास। इनके बारे में रामचंद्र शुक्ल ने बहुत सारी आलोचनाएं की हैं। आगे है कवि प्रिया। इनकी रचनाएं हैं महत्वपूर्ण हैं। पहली है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर दस चंद्रिका, विज्ञान गीता और छंदमाला। रसिक प्रिया इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछी जाती है। अनुप्रासों की अधिकता है, इसके कारण रसिक प्रिया को तो महत्वपूर्ण प्रमुखता दी जाती है। आगे देखते हैं बिहारी कवि हैं। बिहारी है वो रीति सिद्ध कवियों में जाने जाते हैं। बिहारी सतसई इनका प्रमुख ग्रंथ है जिसके अंतर्गत 713 दोहे माने जाते हैं और इनकी सतसई के अनुकरण पर बहुत सी सतसई लिखी जाती है। सबसे ज़्यादा सतसई बिहारी सतसई के अनुकरण पर लिखी गई हैं। इनका एक एक दोहा साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने है वो सबसे पहले ये कथन कहे थे कि इनका एक एक दोहा वो साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। आगे है घनानंद जो कि रीतिमुक्त कवियों के अंतर्गत आते हैं। इनकी प्रेयसी सुजान थी और रीतिमुक्त कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि घनानंद है। सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि अगर पूछा जाए तो घनानंद है रीतिमुक्त कवियों के अंदर। रीतिमुक्त कवि वो होते हैं जो स्वच्छंद प्रवृत्ति के होते हैं, जो ना ही किसी के लक्षण और लक्ष्य ग्रंथ को मानकर बिना लक्ष्य के ही किसी ग्रंथ की रचना करते हैं। जैसे कि इन्होंने सुजान से विरत होकर प्रेम की पीड़ा से भरकर ये वृंदावन चले गए थे और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होकर कृष्ण भक्ति की कविताएं लिखने लगे। इन्होंने कोई स्पेशली जाके किसी काव्यधारा के अंतर्गत जाके इन्होंने रचनाएं नहीं की, बल्कि इन्होंने खुद के मन से ही या फिर अपने वातावरण में ढल के ही इन्होंने खुद के मन से कविताएं लिखी थी। आगे है घनानंद को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है क्योंकि ये प्रेम के सुजान से विरत हो गए थे, तो इसीलिए उन्होंने प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। उनकी सारी कविताओं का लक्ष्य है सुजान से लक्षित होता है और सुजान का नाम ही उन्होंने आरंभ में या प्रारंभ में लेकर के उन्होंने कविताएं की हैं। सबसे पहले ब्रजनाथ ने घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम संकलन किया था और कई बार पूछा भी जाता है कि संकलन वगैरह है घनानंद की रचनाओं का किसने किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने घनानंद की रचनाओं का संग्रह सुंदरी तिलक से प्रकाशित करवाया था। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने सुजान सागर सेन की रचनाओं का संग्रह प्रकाशित किया। तीनों ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों और तीनों का ही हमें ध्यान रखना है कि किसी ने किसका संकलन करवाया था। ये जो कवि हैं पीछे तीनों हैं, केशवदास के बारे में बहुत पूछा जाता है और एक बिहारी हैं और घनानंद। बिहारी और घनानंद दोनों हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत लगे हुए हैं। इनके दोहे हैं वो लगे हुए हैं और दोनों के दोहे हैं वो इम्पोर्टेंट है और बहुत ही पूछे जाते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इसके अंतर्गत हमने रीतिकाल के बारे में छोटा सा परिचय है जिसमें हमने संपूर्ण परिचय तो नहीं लेकिन छोटा परिचय कहेंगे। तो इसके अंतर्गत हमने सारा ही परिचय एक बार पढ़ लिया है जो कि रिवीजन कह सकते हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करके ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।